साल 2020 रूस के साइबेरिया में स्थित नोरिल्स्क शहर के पास अचानक एक विशाल डीजल स्टोरेज टैंक टूट गया। कुछ ही घंटों में लगभग 21,000 टन डीजल आसपास की नदियों और जमीन पर फैल गया। यह आर्कटिक क्षेत्र की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ एक तकनीकी खराबी माना, लेकिन जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक ऐसी वजह मिली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आर्कटिक की ओर खींच लिया। जिस जमीन पर वह भारी टैंक बना था वह धीरे धीरे पिघल रही थी। यह कोई सामान्य मिट्टी नहीं थी, यह परमाफ्रॉस्ट थी, ऐसी जमीन जो हजारों साल से लगातार जमी हुई थी। जब उसका संतुलन बिगड़ा तो पूरा ढांचा कमजोर पड़ गया। लेकिन असली चिंता सिर्फ इमारतों के धंसने की नहीं थी। वैज्ञानिकों को डर इस बात का था कि आर्कटिक की बर्फ के नीचे एक ऐसी प्रक्रिया तेज हो रही है जो पूरी पृथ्वी के मौसम को बदल सकती है। ऐसी आग जो खुले जंगलों में नहीं बल्कि जमीन के अंदर जलती है। ऐसी आग जो बर्फ के नीचे महीनों तक छिपी रहती है और गर्मियां आते ही फिर से धुआं छोड़ने लगती है। इन्हें वैज्ञानिक ज़ॉम्बी फायर्स कहते हैं। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां आग जिंदा कैसे रह सकती है? और अगर ये आग लगातार फैलती रही तो इसका असर सिर्फ आर्कटिक तक सीमित क्यों नहीं रहेगा? आर्कटिक को देखकर ज्यादातर लोगों के मन में बर्फ, ग्लेशियर और ध्रुवीय भालुओं की तस्वीर आती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कहानी जमीन के नीचे छिपी हुई है। आर्कटिक की बड़ी आबादी ऐसी जमीन पर रहती है जो पूरे साल जमी रहती है। इसी जमी हुई मिट्टी को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक किसी भी ऐसी मिट्टी को परमाफ्रॉस्ट मानते हैं जिसका तापमान लगातार कम से कम 2 साल तक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहे। लेकिन यह सिर्फ बर्फ नहीं होती। इस मिट्टी के अंदर हजारों साल पुराने पौधे, पेड़ों की जड़ें, काई, घास और दूसरे जैविक पदार्थ दबे हुए हैं। ठंड की वजह से ये पूरी तरह सड़ नहीं पाए और उसी अवस्था में जमीन के अंदर सुरक्षित रह गए। यही कारण है कि आर्कटिक की परमाफ्रॉस्ट दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल कार्बन स्टोरेज मानी जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसमें लगभग 1500 गीगाटन ऑर्गेनिक कार्बन जमा है। तुलना करें तो यह मात्रा आज पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कार्बन से भी लगभग दोगुनी है। यानी हजारों साल से यह जमीन एक विशाल प्राकृतिक तिजोरी की तरह काम कर रही थी। समस्या तब शुरू होती है जब यह तिजोरी खुलने लगती है। पिछले कुछ दशकों में आर्कटिक बाकी दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हुआ है। इस प्रक्रिया को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ सूरज की रोशनी का बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो नीचे की गहरी मिट्टी और समुद्र ज्यादा गर्मी सोखने लगते हैं। इससे तापमान और बढ़ जाता है। फिर और बर्फ पिघलती है, यानी गर्मी खुद अपनी रफ्तार बढ़ाने लगती है। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट नरम होती है, उसके अंदर बंद जैविक पदार्थ फिर से सक्रिय होने लगते हैं। यहाँ एक दिलचस्प प्रक्रिया शुरू होती है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव, जिन्हें माइक्रोब्स कहा जाता है, हजारों साल से जमे हुए पौधों और जैविक पदार्थों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और कई जगह मीथेन भी वातावरण में निकलने लगती है। यानी परमाफ्रॉस्ट सिर्फ पिघल नहीं रही बल्कि धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेस का नया स्रोत बनती जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्कटिक के कई हिस्सों में जमीन के नीचे पीट की मोटी परतें मौजूद हैं। पीट सामान्य मिट्टी नहीं होती, यह हजारों साल तक अधसड़े पौधों के जमा होने से बनती है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है और यही इसे बेहद ज्वलनशील बनाती है। गर्मियों के दौरान जब लंबे समय तक सूखा पड़ता है, तापमान बढ़ता है या बिजली गिरती है, तो यही पीट आग पकड़ सकती है। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आग पेड़ों की तरह तेज लपटों में नहीं जलती। यह धीरे धीरे जमीन के अंदर सुलगती रहती है। इसे स्मॉल्डरिंग फायर कहा जाता है। ऐसी आग को जलने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह मिट्टी के अंदर कई हफ्तों, कई महीनों और कुछ मामलों में पूरे सर्दी के मौसम तक जिंदा रह सकती है। ऊपर से देखने पर लगता है कि आग पूरी तरह बुझ चुकी है। बर्फ पूरी जमीन को ढक देती है, लेकिन उसके नीचे मिट्टी के अंदर कार्बन अभी धीरे धीरे सुलग रहा होता है। यही वजह है कि अगली गर्मियों में अचानक उसी जगह से फिर धुआं उठने लगता है। यानी आग दोबारा नहीं लगी होती, बल्कि कभी पूरी तरह बुझी ही नहीं थी। इसी कारण वैज्ञानिक इन्हें ज़ॉम्बी फायर्स कहते हैं। पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि हर साल दिखने वाली आर्कटिक फायर्स नई होती हैं, लेकिन सैटेलाइट डेटा ने इस सोच को बदल दिया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थर्मल सेंसर्स ने कई बार देखा कि नई दिखाई देने वाली आग ठीक उन्हीं स्थानों से शुरू हुई जहां पिछले साल भी आग लगी थी। इसका मतलब था कि कुछ आग पूरी सर्दी जमीन के अंदर जीवित रही। 2019 और 2020 में साइबेरिया तथा अलास्का में ऐसी कई घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। उसी दौरान आर्कटिक के कुछ हिस्सों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो उस क्षेत्र के लिए असामान्य था।
तेज गर्मी और सूखी वनस्पति ने वाइल्ड फायर्स को और बड़ा बना दिया। इन आगों से उठने वाला धुआं हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचा और कई दिनों तक आसमान धुंध से ढका रहा। लेकिन वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता धुएं से नहीं थी। उनकी चिंता उस कार्बन को लेकर थी जो हजारों साल से जमीन के अंदर सुरक्षित था और अब जलकर वातावरण में वापस जा रहा था। यह कोई सामान्य जंगल की आग नहीं थी। यह पृथ्वी के सबसे पुराने कार्बन भंडार के धीरे धीरे खत्म होने की शुरुआत थी। यहीं से आर्कटिक की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। अब यहाँ सिर्फ जंगलों की आग नहीं जल रही, बल्कि हजारों साल से जमीन में बंद कार्बन भी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक आर्कटिक पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रख रहे हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही एकमात्र खतरा नहीं है। आर्कटिक की जमी हुई जमीन के नीचे एक और गैस छिपी हुई है जो क्लाइमेट चेंज को और भी तेजी से बढ़ा सकती है। यह गैस है मीथेन। आर्कटिक की जमी हुई जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में मीथेन फंसी हुई है। जब परमाफ्रॉस्ट पिघलती है तो कई जगह मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसी स्थिति में माइक्रोब्स जैविक पदार्थों को अलग तरीके से तोड़ते हैं, जिससे मीथेन बनने लगती है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी देर तक नहीं रहती, लेकिन शुरुआती लगभग 20 वर्षों में यह उससे कहीं अधिक गर्मी रोक सकती है। इसी वजह से वैज्ञानिक मीथेन को शॉर्ट टर्म ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण मानते हैं। अलास्का, कनाडा और साइबेरिया की कई झीलों में वैज्ञानिकों ने पानी की सतह से लगातार निकलते गैस के बुलबुले रिकॉर्ड किए हैं। जांच में इनमें बड़ी मात्रा में मीथेन पाई गई। कुछ जगहों पर यह गैस इतनी अधिक होती है कि उसे आग दिखाने पर तुरंत जल उठती है। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि आर्कटिक में हो रही वास्तविक प्रक्रिया है। लेकिन समस्या सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलती है, वैसे वैसे उसकी मजबूती भी खत्म होने लगती है। इसे ग्राउंड सबसाइडेंस कहा जाता है, यानी पहले जो जमीन पत्थर की तरह कठोर थी, वही धीरे धीरे धंसने लगती है। आर्कटिक के कई शहर और औद्योगिक क्षेत्र इसी जमी हुई जमीन पर बनाए गए थे। इंजीनियर्स ने उस समय यह मानकर निर्माण किया था कि परमाफ्रॉस्ट हमेशा जमी रहेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अलास्का, साइबेरिया और नॉर्दर्न कनाडा के कई इलाकों में इमारतों की नींव कमजोर हो रही है। सड़कों में दरारें पड़ रही हैं, रेलवे ट्रैक टेढ़े हो रहे हैं और कई पाइपलाइंस को बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ रही है। कुछ गांवों में घर इतने अस्थिर हो गए कि लोगों को उन्हें छोड़ना पड़ा। 2020 की नोरिल्स्क डीजल डिजास्टर ने दिखा दिया कि परमाफ्रॉस्ट का पिघलना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का भी बड़ा खतरा है। अगर भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ी तो आर्कटिक में मौजूद ऑयल, गैस और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जोखिम लगातार बढ़ता जाएगा। अब सवाल उठता है, इन आगों को बुझाया क्यों नहीं जा सकता? सामान्य जंगल की आग में लपटें दिखाई देती हैं और फायर फाइटर्स सीधे उस पर पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी फायर बिल्कुल अलग होती है। यह आग कई बार जमीन के अंदर गहराई तक फैल चुकी होती है। ऊपर से पानी डालने पर सतह ठंडी हो जाती है, लेकिन नीचे सुलगती पीठ फिर भी जलती रहती है। कई मामलों में फायर फाइटर्स को पूरी मिट्टी खोदनी पड़ती है या पूरे क्षेत्र को पानी से भरना पड़ता है। रिमोट आर्कटिक में यह काम बेहद कठिन है। यही कारण है कि कुछ ज़ॉम्बी फायर्स महीनों बाद उसी जगह दोबारा दिखाई देती है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने आर्कटिक में एक और चिंताजनक बदलाव देखा है। वाइल्ड फायर से उठने वाला धुआं सिर्फ हवा को प्रदूषित नहीं करता, उसमें मौजूद काले सूट पार्टिकल्स हजारों किलोमीटर दूर जाकर बर्फ और ग्लेशियर्स पर भी गिरते हैं। सामान्य सफेद बर्फ सूरज की रोशनी का बड़ा हिस्सा वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, लेकिन जब उसकी सतह पर काली परत जम जाती है तो वह पहले से ज्यादा गर्मी सोखने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि बर्फ पहले से कहीं तेजी से पिघलने लगती है। यानी वाइल्ड फायर्स सिर्फ जंगल नहीं जला रही, बल्कि ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार भी बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक आर्कटिक को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम मानते हैं, जहां एक बदलाव दूसरे बदलाव को और तेज कर देता है। लेकिन परमाफ्रॉस्ट के भीतर सिर्फ कार्बन और मीथेन ही नहीं छिपी है। हजारों साल से जमी हुई इस मिट्टी में पुराने जीव जंतुओं के अवशेष और सूक्ष्म जीव भी सुरक्षित रह सकते हैं। 2016 में साइबेरिया में एंथ्रेक्स का एक प्रकोप सामने आया। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि असामान्य गर्मी के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघली और वर्षों पहले मरे संक्रमित जानवरों के अवशेष सतह के करीब आ गए। इस घटना में हजारों रेनडियर मारे गए और कई लोग बीमार पड़े। हालांकि यह एक दुर्लभ घटना थी, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में थॉइंग परमाफ्रॉस्ट केवल क्लाइमेट नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी नई चुनौतियां पैदा कर सकती है। इसी वजह से आज कई रिसर्च टीम्स परमाफ्रॉस्ट के सैंपल्स की लगातार जांच कर रही हैं। आर्कटिक में रहने वाले स्थानीय समुदाय भी इस बदलाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। कई इंडिजिनियस कम्युनिटीज सदियों से शिकार, मछली पकड़ने और रेनडियर हर्डिंग पर निर्भर रही हैं, लेकिन अब मौसम पहले जैसा नहीं रहा। नदियां अलग समय पर जम रही हैं, बर्फ देर से बन रही है और जल्दी पिघल रही है।
कई पारंपरिक रास्ते अब सुरक्षित नहीं रहे। कुछ गांवों को तटीय कटाव और कमजोर जमीन की वजह से दूसरी जगह बसाने की योजना बनाई जा रही है। यानी क्लाइमेट चेंज यहाँ सिर्फ प्रकृति को नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली को बदल रहा है। इसी समय आर्कटिक का एक दूसरा पहलू भी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। समुद्री बर्फ कम होने के कारण नॉर्दर्न सी रूट पहले की तुलना में अधिक समय तक खुली रहने लगी है। इससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी कम हो सकती है। कई देश इसे भविष्य के व्यापारिक मार्ग के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ जहाजों की आवाजाही, माइनिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसी गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रदूषण और वाइल्ड फायर का खतरा और बढ़ सकता है। यानी आर्कटिक एक साथ अवसर और संकट दोनों का केंद्र बनता जा रहा है। आज वैज्ञानिक सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, ग्राउंड सेंसर्स और टेम्परेचर प्रोब्स की मदद से आर्कटिक की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ यह समझना नहीं है कि ज़ॉम्बी फायर्स कहां जल रही हैं, बल्कि यह भी जानना है कि परमाफ्रॉस्ट कितनी तेजी से बदल रही है और आने वाले दशकों में इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लाइमेट मॉडल्स बताते हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को सीमित नहीं किया गया तो इस सदी के अंत तक आर्कटिक की बड़ी मात्रा में परमाफ्रॉस्ट पिघल सकती है। इसका मतलब सिर्फ ज्यादा वाइल्ड फायर्स नहीं होगा, इसका मतलब होगा अधिक ग्रीन हाउस गैसेस, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बदलते इकोसिस्टम्स और तेजी से बदलता वैश्विक मौसम। आर्कटिक की सबसे बड़ी कहानी बर्फ की नहीं बल्कि समय की है। हजार वर्षों तक यह क्षेत्र पृथ्वी के लिए एक विशाल प्राकृतिक तिजोरी बना रहा, जिसने कार्बन, मीथेन और अनगिनत जैविक अवशेषों को अपने भीतर सुरक्षित रखा। लेकिन अब यह तिजोरी धीरे धीरे खुल रही है। ज़ॉम्बी फायर्स केवल जमीन के नीचे जलती आग नहीं है, वे इस बात का संकेत हैं कि आर्कटिक का संतुलन बदल रहा है और अगर यह बदलाव इसी गति से जारी रहा तो इसका असर केवल ध्रुवों तक सीमित नहीं रहेगा। यह हमारी जलवायु, समुद्र, खेती, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य तक पहुंचेगा। कभी पूरी दुनिया आर्कटिक को बर्फ की शांत दुनिया समझती थी। आज वैज्ञानिक उसे पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमेट वार्निंग सिस्टम मानते हैं, क्योंकि वहां जलती हुई हर अदृश्य आग हमें एक ही संदेश दे रही है, पृथ्वी बदल रही है और यह बदलाव हमारी कल्पना से कहीं अधिक तेज है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।